हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती के लिए बेस्ट 250 मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन। बहुत सारे मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ रहे हैं कि आप कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो कि कुछ कंटेंट प्रोवाइड कराइए, एग्ज़ाम में हेल्प करें। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को आराम से देख लेना। फिलहाल हमारा एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है आप उसे फॉलो करो, अगर टाइम है तो आप फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज आप इस वीडियो को डेफिनेटली एंड तक देख लेना। और इसके और भी हम कुछ कुछ जो है, जैसे कि आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री हुआ, आप बोलेंगे तो हम और भी जो सब्जेक्ट हैं उनका भी इसी तरह के 200-300 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देंगे, जहां से डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किए गए शाही फरमान के तहत बंगाल में कर मुक्त व्यापार की अनुमति मिली थी। इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने कहा था? देखिए, हम जो भी क्वेश्चन बनाए हैं वो आपको एक ही प्रश्न में 2-3 प्रश्न आपको ऐसे भी याद रखना है, साथ ही साथ बहुत सारी चीजें जो कि एक्स्ट्रा होंगी वो मैं आपको कहीं ना कहीं बताते चलूंगा। तो यहाँ से इस प्रश्न से 2-3 चीजों पहले पता चल गया कि 1717 में मुगल सम्राट कौन थे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही फरमान जारी किया था, तो फर्रुखसियर, ये याद रखना है। इसके तहत जो कि बंगाल में कर मुक्त व्यापार की अनुमति मिली थी। अब यहाँ से तीसरा प्रश्न हमने ये पूछा है कि इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने कहा था? तो करेक्ट आंसर बनेगा ओमर्स। ओमर्स जो थे वो इतिहासकार थे। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जॉन सरमन जो थे, जॉन सरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मुगल सम्राट जो फर्रुखसियर के दरबार में गया था, और इस दल ने जो कि विलियम हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर भी शामिल था। एक्चुअली हुआ क्या कि जो फर्रुखसियर था एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था, जिसको इसने ठीक किया, और इसको ठीक करने के बाद फरमान जारी किया करने की जो शर्त हुई, यानी जो फर्रुखसियर हुआ वो खुश होकर के 1717 में एक शाही फरमान जारी करता है, और इसके तहत मात्र 3000 रुपये वार्षिक शुल्क के बदले में बंगाल में जो कि मुफ्त व्यापार करने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। और यही जो है वो इतिहासकार ओमर्स जो थे, ओमर्स यहाँ पर मैंने लिखा ऑप्शन बी, यानी कंपनी के इतिहास में महाअधिकार पत्र या फिर मैग्ना कार्टा की संज्ञा इन्होंने दिया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। सभी प्रश्नों में इतना एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, तो बस आप फटाफट क्वेश्चन को देखिए और याद रखिएगा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक केंद्र जो कि स्थापना 1605 में मसूलीपट्टनम में की थी। इसके बाद उन्होंने बंगाल में अपना पहला कोठी जो कि कहाँ स्थापित किया था? तो एक ही सवाल में 2 प्रश्न आपको देखने को मिल गया, तो करेक्ट आंसर बनेगा पीपली। अब ये पीपली कहाँ पर पड़ता है? तो ये याद रखिएगा कि उड़ीसा और बंगाल के सीमा पर ये स्थित था पीपली। राइट, ऑप्शन सी होगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 के दौरान जब हैदर अली की मृत्यु हो गई, तब ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था जिसने मैसूर के खिलाफ कूटनीतिक चालें चली थी? तो यहाँ पे करेक्ट होगा वारेन हेस्टिंग्स। 1784 में तो वही थे, वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी। 1760 के प्रसिद्ध वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कुट ने किया था, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था, जिसे करारी हार का सामना करना पड़ा? तो आप जानते हैं कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कुट ने किया था, ये एक प्रश्न याद रखिए। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया गया था डी लाली के द्वारा। यानी वांडीवास जो है वो आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ये याद रखिए। 1760 में हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा था काउंट डी लाली। तो 2-3 प्रश्न आपको हर प्रश्न से देखने को मिलेगा। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज जो था कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था, यानी कह सकते हैं कि जेम्स प्रथम का राजदूत था। वो किस नाम से अंग्रेजी जहाज से भारत पहुंचा था? ये सवाल बहुत अच्छा, कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, और काफी लोग जो कि आंसर ए को टिक करके सोचेंगे कि सही बताया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ऐतिहासिक यात्रा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर थोड़ा सा नजर डालिए। देखिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर नामक जहाज का कमांडर बनकर के 1608 ईस्वी में सूरत के तट पर पहुंचा था। हालांकि इस पूरे जहाजी बेड़े का नेतृत्व जो है रेड ड्रैगन नामक जहाज कर रहा था, लेकिन हॉकिंस व्यक्तिगत रूप से हेक्टर पर सवार था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न पूछा क्या जा रहा है। तो ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही होगा, इसे याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है कि बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, ताकि वह अंग्रेजों के हस्तक्षेप से दूर रह सके। मुंगेर हस्तांतरण का मुख्य भौगोलिक कारण क्या था? तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कोलकाता से सुरक्षित दूरी और गंगा नदी मार्ग पर नियंत्रण प्राप्त करना। यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन बी। जितने भी सवाल हैं वो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल,
ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। आपको पता है कि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में किया गया था, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे थे, ये तो हम जानते हैं। इनके अलावा जो कि अन्य न्यायाधीश जो थे, 3 अन्य न्यायाधीश, वो कौन कौन शामिल थे? तो चेम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड थे, लेकिन मैनफील्ड नहीं थे। तो प्रश्न पूछा गया था, नहीं थे, इसलिए ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 1802 की बेसिन की संधि पर जो कि पेशवा यहाँ पर कह सकते हैं बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हस्ताक्षर हुए थे, और इस संधि को स्वीकार करने के बाद मराठा स्वतंत्रता को बचाने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं राइट आंसर बनेगा जो कि ऑप्शन बी, बाजीराव द्वितीय। ठीक है, बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तो बसीन की संधि 1802 में की गई थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 18 के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा के पद को पूरी तरह समाप्त कर दिया और बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बना करके कहाँ भेज दिया था? देखिए, यहाँ पर याद रखना है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल होता है वो 1813 से 1823 तक होता है। ठीक है, जो कि वारेन हेस्टिंग्स से ये अलग है, ऐसा नहीं कि दोनों एक ही है। वारेन हेस्टिंग्स अलग, लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है, राइट। और इन्हीं के समय में जो कि आंग्ल नेपाल युद्ध भी हुआ था, जो कि 1814 में हम गोरखा की संधि हम जानते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना, सुगौली की संधि थी, माफी चाहूंगा। तो यहाँ पे देखो 1813 से 1823 इनका कार्यकाल था। तो पेंशन भोगी इनको बना करके बाजीराव द्वितीय को कहाँ भेजा गया था? विठूर में। अब ये विठूर कहाँ पर पड़ता है, ये पूछा जा सकता है। तो विठूर उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास स्थित एक कस्बा है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला है कि रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया था, राजनीतिक राजधानी बनाया था। उन्होंने अपनी धार्मिक राजधानी किसे घोषित किया था, ये आपको बताना है। धार्मिक राजधानी किसे घोषित किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, अमृतसर, राइट, ऑप्शन ए अमृतसर। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। 1798 में स्वेच्छा से उन्होंने स्वीकार किया। और इस संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद 1798, फिर उसके बाद मैसूर आता है जो कि 1799 में, फिर उसके बाद हम तंजौर को जानते हैं, यह भी आपका 1799 में आता है। फिर उसके बाद अवध को मिलाया गया था 1801 में, फिर पेशवा 1802, ये आपको याद रखिएगा। ये आपका क्रम कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट सवाल है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के तहत 1856 ईस्वी में किस राज्य को कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो हम जानते हैं अवध को। ठीक है, अवध, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मुख्य सेनापति किसे नियुक्त किया था? तो यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और इस विद्रोह को दबाने के लिए जो मुख्य सेनापति थे वो हम कह सकते हैं कैंपबेल, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब देखिए, कर्नल नील के बारे में पूछा जाता है। कर्नल नील जो है वो बनारस और इलाहाबाद में क्रूरतापूर्वक विद्रोह का दमन किया। और यहाँ पर हैवलॉक की बात करें तो हैवलॉक को भी याद रखना है कि कानपुर और लखनऊ, ठीक है, कानपुर और लखनऊ की लड़ाइयों में कैंपबेल का साथ इसने दिया था, हैवलॉक ने। अच्छा, ह्यूरोज का नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि इसने झांसी और ग्वालियर में विद्रोह को दबाया था, और रानी लक्ष्मीबाई के वीर गति प्राप्त होने पर ह्यूरोज ने ही कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र ये मर्द थी। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो फिलहाल हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, कैंपबेल। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में खान बहादुर खान ने किस क्षेत्र से विद्रोहियों का नेतृत्व किया और खुद को नवाब नाजिम घोषित किया था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा बरेली। ठीक है, ऑप्शन ए बरेली बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिसने 1857 के विद्रोह के सामाजिक और राजनीतिक कारणों का विस्तृत विश्लेषण किया? तो द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक ये अशोक मेहता जी के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग की स्थापना की थी जिसमें यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, पील आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, राजाराम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इससे पूर्व 1815 में किस संस्था की स्थापना करके अपनी सामाजिक सुधारों की शुरुआत की थी?
तो 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया था, ये याद रखेंगे। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना इंपॉर्टेंट रहेगा। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी और इस सभा का मुख्य उद्देश्य किस धार्मिक ग्रंथ के विचारों का प्रचार करना था? तो याद रखिएगा यहाँ पर उपनिषद करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। उम्मीद है वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लग रही होगी, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की और सब्जेक्ट की वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। ये तो प्रश्न पूछा ही जाता है कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था और उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा वेदों की ओर लौटो जो कि किस पुस्तक में दिया था? तो यहाँ पे देखिए दो प्रश्न ऑलरेडी आपको मिल गया कि वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दयानंद सरस्वती ने दिया और इनका मूल नाम मूलशंकर था, और साथ ही साथ आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 में की थी। मतलब एक प्रश्न में 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, फालतू चैनल की तरह नहीं कि घिसा पिटा वही चीज एक ही चीज कराया जा रहा है। रिवीजन करना है इस तरह से करो। तो यहाँ पे कह सकते हैं किस पुस्तक में, तो सबसे पहला चीज याद रखिएगा कि इनकी जो पुस्तक है वो सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक है। 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? ये कहा गया सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। उन्होंने निम्न जातियों को जागरूक करने के लिए किस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की है? तो इनकी जो पुस्तक है वो हम कह सकते हैं गुलामगिरी, ऑप्शन ए। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम व्लादिवोस्टोक और कर्नल ऑलकॉट ने की थी। भारत में इसका मुख्यालय जो कि कह सकते हैं मुख्य कार्यालय 1882 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था मद्रास के अड़ियार, ऑप्शन बी। मुस्लिम सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने किया था। उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में किस स्कूल की स्थापना की थी जो कि बाद में विश्वविद्यालय बना? तो ये तो हम जानते हैं मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है जिसने 1882 में स्थानीय बोर्डों की स्थापना का प्रस्ताव रखा था? तो देखिए स्थानीय स्वशासन का जनक तो हम जानते हैं लॉर्ड रिपन को जाना जाता है, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। प्रथम कारखाना अधिनियम भी इन्हीं के समय में 1881 में आया था। नियमित जनगणना 1881 से स्टार्ट हुआ था इन्हीं के समय में। प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। ये सब कुछ याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसको भी रद्द कराया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा ही, ये भी याद रखिएगा। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 में राजा राममोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को अवैध घोषित किया। यह किस नियम या फिर विनियमन के तहत किया गया था? तो ये आपका धारा जो कि 17 के द्वारा, ठीक है, धारा 17 ऑप्शन बी। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ, परंतु नियमित रूप से 10 वर्ष पर जनगणना की शुरुआत 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? तो ये लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी, ठीक है। लॉर्ड डफरिन के समय में 1885 में जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है, ये हम याद रखेंगे। लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 में पारित वर्नाकुलर स्पेस एक्ट का मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना था, और इस कानून से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित होने वाला पत्र कौन सा था? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। अमृत बाजार पत्रिका। सबसे पहला चीज कि अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन है ये आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा इसके जो संपादक थे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, जो कि दोनों भाई थे, और दोनों में से किसी का भी नाम आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि अधिनियम का मुख्य जो निशाना था वो सोम प्रकाश था, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा शुरू किए गए बंगाली जो साप्ताहिक पत्र था सोम प्रकाश, इस अधिनियम के तहत सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया था। इसके अलावा भारत मिहिर और ढाका प्रकाश के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा बी करेक्ट है। 1883 का एल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न हुआ, जिसके कारण यूरोपीय लोगों ने सरकार के खिलाफ श्वेत विद्रोह किया था? तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपुर संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, जिनको भी और डीपली चीजें पढ़ना है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आप उस टॉपिक को कवर कर लो और अच्छे तरीके से आपका प्रिपरेशन रिवीजन हो जाएगा। तो भूमेश चंद्र बनर्जी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था जिसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कह करके उसका मजाक उड़ाया था?
और वो कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन यहाँ पर हम कह सकते हैं। और कर्जन का एक कथन जो कि काफ़ी फेमस है कि मैं भारत में रहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मतलब उसका पतन देखना चाहता हूँ, उनका ये कथन था, तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने इस पुस्तक में धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। वे ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। वे किस पार्टी से चुने गए थे, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो वो किस पार्टी से थे, कह सकते हैं लिबरल पार्टी। राइट आंसर बी, लिबरल पार्टी। बंगाल का विभाजन 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। इसके विरोध में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो कि अमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा था, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन बी। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां के प्रयासों से हुई। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में हम लोग यहाँ पे आगा खां को जान सकते हैं, ऑप्शन बी। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया। इस ऐतिहासिक सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, देखिए सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 में, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल आता है कि वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था, जिसके द्वारा भारत में सांप्रदायिकता के बीज जो कि बोए गए थे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किया गया था, ऑप्शन बी 1909 में। ब्रिटिश शासन के दौरान किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में आयोजित दिल्ली दरबार में की गई थी, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है किसके समय में, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। घोषणा किया गया था 1911 में और इसे जो कि पूरी तरह से 1912 में बनाया गया, तो फिलहाल ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे, जबकि इसके पथ प्रदर्शक और मुख्य नेता कौन थे, तो पथ प्रदर्शक और मुख्य नेता के रूप में लाला हरदयाल जी को जाना जाता है, इनके नेतृत्व में किया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। 1914 का जो कि कामागाटा मारू जो कि प्रकरण क्या था, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक और अधिक तीव्र कर दिया था, कह सकते हैं आंदोलन को और अधिक तीव्र कर दिया था, तो ये कामागाटा मारू जो है वो एक तरह से कनाडा की यात्रा पर निकला एक जापानी जो कि जलपोत था, ऑप्शन बी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, इस जलपोत से रिलेटेड एक आपका बजबज आपको पता होगा, बजबज कांड, ठीक है, बजबज कांड। यह जहाज जब कनाडा जब ये जहाज जो है सितंबर 1914 में कलकत्ता के बजबज घाट पर पहुंचा था, तो पुलिस और यात्रियों के बीच जो कि तीखी झड़प हुई थी, जिसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश सैनिकों की गोलीबारी में 18 करीब यात्री की मौत हो गई और 200 से अधिक लोगों को जेल में डाला गया था, तो ये थोड़ा आपको याद रखना है, बजबज कांड का संबंध कामागाटा मारू 1914 से है। एनी बेसेंट ने 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। उनके द्वारा संपादित किए जाने वाले 2 प्रमुख समाचार पत्र कौन थे, तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये जो है आपका यंग इंडिया और नवजीवन, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का पुनर्मिलन हुआ तथा कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जो आपका 1907 का सूरत अधिवेशन था उसका ये बाद का 1916 में, जिसमें इन लोगों का मिलान होता है, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद अपना पहला जो कि सफल सत्याग्रह 1917 में चंपारण में किया था। चंपारण के किसानों की समस्या की जांच के लिए उन्हें किसने आमंत्रित किया था, और वो कौन थे, राजकुमार शुक्ल, ठीक है, राजकुमार शुक्ल। रॉलेट एक्ट 1919 में लागू किया गया था, जिसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। इस एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने कौन सा आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, और वो आंदोलन था लगान न देने का आंदोलन, ठीक है, लगान न देने का आंदोलन, ऑप्शन ए। अगला सवाल बनता है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में कितने भारतीय सदस्य थे, तो हंटर कमेटी में भारतीय सदस्य की बात करें तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि इस कमेटी का गठन जब किया गया तो इस कमेटी में कितने भारतीय सदस्य थे, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो कह सकते हैं 3 भारतीय सदस्य थे, ये याद रखेगा, और ये तीनों भारतीय सदस्य के नाम को भी आपको याद रखना है। देखिए, गठन और कुल सदस्य की बात की तो ब्रिटिश सरकार ने अक्टूबर 1919 में लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया था, जिसमें टोटल 8 सदस्य थे, जिसमें से 5 जो कि आपका ब्रिटिश सदस्य थे और 3 इसमें भारतीय सदस्य थे। और 3 भारतीय सदस्यों के नाम आपको अच्छे से याद रखना है, जैसे कि आपका एक होते हैं सर जो कि
चिमनलाल हरिलाल सितलवाड़, ठीक है, ये याद रखेंगे, एक सितलवाड़ हो गए। और दूसरा नाम हमें देखने को मिलता है जो कि साहबजादा सुल्तान अहमद खां थे एक, और एक तीसरे थे जगत नारायण। तो ये 3 लोगों का नाम आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के किस भारतीय सदस्य ने इस घटना के विरोध में इस्तीफा दे दिया था? तो वो कौन थे? तो ये सवाल बहुत अच्छा है, सर शंकर नायर याद रखेंगे। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन के पहले ही दिन जो कि किस महान राष्ट्रवादी नेता का निधन हो गया था? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस समय गांधी जी कहाँ थे? तो वो थे आपका बारडोली में, ऑप्शन बी होगा बारडोली। नेक्स्ट आता है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। इसके संस्थापक सचिव कौन थे? ये पूछा रहा सचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू सचिव थे। अगला है कि साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा था। इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और इस कमीशन के गठन की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो इसकी घोषणा जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं स्टेनली बाल्डविन ने किया था। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री स्टेनली बाल्डविन की कंजर्वेटिव सरकार ने 8 नवंबर 1927 को इस आयोग के गठन करने की आधिकारिक घोषणा की थी। ध्यान रखिएगा 8 नवंबर 1927 को। नियमानुसार इसका गठन जो है वो 1929 में होना था, ठीक है, 1929 में होना था, लेकिन इसका गठन 1927 में ही किया गया। अब ध्यान रखना ये पॉइंट कि ब्रिटिश में होने वाले यानी कि ब्रिटेन में होने वाले आगामी चुनावों के डर से इसे 2 वर्ष पहले ही गठित कर दिया गया। और सर जॉन साइमन की भूमिका की बात करें तो इस 7 सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इन्हीं के नाम पर इसे साइमन कमीशन कहा गया। अब एक पॉइंट और इसमें जोड़ते हैं, क्लेमेंट इटली का संबंध अगर देखा जाए तो इस कमीशन के 7 सदस्यों में क्लेमेंट इटली भी एक सदस्य के रूप में शामिल थे, जो आगे चलकर के 1945 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनके कार्यकाल में भारत को आजादी मिली थी, ठीक है। अच्छा, विरोध का कारण क्यों बना? यानी साइमन कमीशन का भारत में काफी जमकर के विरोध किया गया, हम जानते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ये तो पॉइंट हमेशा पूछा जाता है। तो विरोध का कारण यहाँ पर यही होता है कि इस आयोग का मुख्य जो कार्य था कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना और भारत में संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा तैयार करना था। क्योंकि भारत में संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा अगर देखा जाए तैयार करना था, क्योंकि भारत के भविष्य का फैसला जो है करने वाले इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कह करके पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे के साथ इसका तीव्र विरोध किया गया। और इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में लाला लाजपत राय पर जो कि काफी बुरी तरह से लाठीचार्ज किया गया, जिसके बाद उनकी बाद में मृत्यु हो जाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सही आंसर हमारा बी हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है कि 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा तैयार की गई नेहरू रिपोर्ट का प्रमुख उद्देश्य भारत के लिए एक भावी संविधान का मसौदा तैयार करना था। इस रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन जो कि बी मोतीलाल नेहरू करेक्ट आंसर बनेगा। 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। इस अधिवेशन में प्रथम स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाने का निर्णय लिया गया था? तो यहाँ पे करेक्ट बनेगा 26 जनवरी 1930। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने कितने चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की यात्रा शुरू की थी? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 12 मार्च को उन्होंने स्टार्ट किया था अपने 78 जो कि अनुयायियों के साथ, और ये 6 अप्रैल 1930 को जाकर के दांडी मार्च कंप्लीट होता है 6 अप्रैल 1930, ये याद रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तमिलनाडु के तट पर नमक यात्रा का नेतृत्व किसने किया, जो साबरमती से दांडी मार्च की तर्ज पर आयोजित की गई थी? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी जो कि राजगोपालचारी जी के द्वारा, ठीक है, राजगोपालचारी। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र उदारवादी नेता कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? और वो थे आपका जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी ने एकमात्र जो कि भाग लिया था, ये आपको याद रखना है। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है, जिसके तहत कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमत हुए?
तो इसे हम लोग दिल्ली सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड जो कि 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करते हैं, यानी जो कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा करते हैं। इसके विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया, जिसके बाद कौन सा ऐतिहासिक जो कि समझौता माना जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो कि हो जाता है पूना समझौता। ठीक है, पुणे समझौते के नाम से जाना जाता है। 1934 में पटना में आयोजित आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के प्रयासों से किस राजनीतिक दल की औपचारिक जो कि स्थापना की जाती है? तो यहाँ पर हो जाएगा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। प्रांतीय स्वायत्ता के आधार पर 1937 में चुनावों में कांग्रेस कुल कितने प्रांतों में अपनी पूर्ण बहुमता जो कि सरकारें बनाती है? तो 5 प्रांतों में। और वो 5 प्रांत याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है जैसे कि अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, जिसमें एक तो आपका मद्रास है, मैं लिख देता हूँ, मद्रास है। दूसरा आपका संयुक्त प्रांत, ठीक है, संयुक्त प्रांत कह सकते हैं। तीसरा यहाँ पे आता है मध्य प्रांत, मध्य प्रांत, और मध्य प्रांत एवं जो कि बरार कह सकते हैं, बरार, ठीक है, बरार। अच्छा, फिर उसके बाद बिहार में देख सकते हैं और एक हम उड़ीसा में देख सकते हैं। यहाँ पर ये 5 प्रांतों में इनको कह सकते हैं कि पूर्ण बहुमत मिला था। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों की सहमति से भारत को युद्ध में शामिल कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया। इस खुशी में मुस्लिम लीग ने किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया था? तो मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939, ऑप्शन ए इंपॉर्टेंट रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन यानी 1939 में गांधी जी के समर्थित जो उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके अध्यक्ष पद इन्होंने जीता। तो गांधी जी के विरोध के बाद उन्होंने इस्तीफा देकर के किस संस्था की स्थापना की? तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, याद रखिएगा। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार अलग पाकिस्तान राष्ट्र का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? इसको तैयार किया गया था जो कि सिकंदर हयात खां के द्वारा, ये याद रखिएगा, सिकंदर हयात खां के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमें देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। इस समय भारत के वायसराय कौन था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव रखा था? तो राइट आंसर निकल के आ जाता है लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। इनका कार्यकाल हम जानते हैं 1936 से लेकर के 1943 तक, क्योंकि इनके समय में एक घटना जो है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ज़्यादा फेमस है, याद रखिएगा। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था। महात्मा गांधी ने क्रिप्स के प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इस मिशन के अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश कैबिनेट के किस पद पर थे? ये बोर्ड के अध्यक्ष थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर कहां रखा गया था? तो इन्हें आगा खां पैलेस में रखा गया था, आगा खां पैलेस। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई हिस्सों में समानांतर सरकारें बनी। बलिया उत्तर प्रदेश में पहली समानांतर सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो यहाँ पर होगा चित्तू पांडे, ठीक है, चित्तू पांडे। 1944 के चक्रवर्ती राजगोपालचारी यानी सी राजगोपालचारी ने CR फॉर्मूला प्रस्तुत किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था। इस फॉर्मूले का समर्थन किसने किया? तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने इस फॉर्मूले का समर्थन किया था। जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा प्रस्तुत वेवेल योजना पर विचार करने के लिए बुलाया गया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ पर अब्दुल कलाम आजाद जी के द्वारा किया गया, राइट आंसर बी है। नेक्स्ट है कि मार्च 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा था। इस मिशन में शामिल 3 सदस्यों में ब्रिटिश नौसेना का प्रतिनिधित्व किसने किया था? वो कौन थे? तो यहाँ पे कहेंगे अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। इस चुनाव में कांग्रेस को सामान्य सीटों में से कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो 208 सीटें मिली थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश संसद यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि अंग्रेज किस तिथि तक भारत छोड़ देंगे? तो ये 30 जून 1948 तक। लॉर्ड वेवेल 3 जून योजना, 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है किसके समय में? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून योजना को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की।
भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना फिर या फिर डिकी बर्ड प्लान भी कहा जाता है। इस योजना को कांग्रेस कार्य समिति ने किस तिथि को स्वीकार किया था? तो ये होगा 14 जून 1947। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली कोठी 1503 में कोचीन में स्थापित की थी। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? इस नीति को हम जानते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। कई बार ऐसे पूछा था कि ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने स्थापित किया था? तो अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने 1510 में बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीन करके अपने नियंत्रण में लिया था? तो ये हो जाएंगे यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। उन्होंने कंपनी को पूर्व में व्यापार करने के लिए प्रारंभ में कितने वर्षों का अधिकार पत्र प्रदान किया था? तो ये 15 वर्षों का। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से हुआ था। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में भारत का कौन सा द्वीप दिया था? तो ये है बम्बई। ठीक है, बम्बई। कलकत्ता नगर की स्थापना 1690 ईस्वी में जॉब चरनॉक ने 3 गांवों को मिलाकर के की थी। इन 3 गांवों में गोविंदपुर और सुतानुती के अलावा तीसरा गांव कौन सा था? तो तीसरा गांव यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कालीकता। ठीक है, कालीकता। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में फ्रांस के सम्राट लुईस 14वें के शासनकाल में हुई थी। इस कंपनी की स्थापना का श्रेय उनके किस मंत्री को जाता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, कोलबर्ट। ठीक है, कोलबर्ट। नेक्स्ट है कि प्रथम एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार था। यह युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, जिसके तहत अंग्रेजों को मद्रास वापस मिल गया? तो यहाँ पे कहेंगे एला सापल की संधि। ठीक है, एला सापल की संधि, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, फ्रांस जो प्रथम एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध था, जैसे हम प्रथम कर्नाटक युद्ध के रूप में भी जानते हैं, तो ये याद रखिएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले मीर जाफर के अलावा वह दूसरा कौन सैन्य कमांडर था जिसने अपनी सेना को युद्ध में सक्रिय नहीं किया था? वो कौन थे? तो राय दुर्लभ, ऑप्शन ए राय दुर्लभ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है कि 22 अक्टूबर 1764 को हुए बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध में पराजित होने वाली संयुक्त मोर्चे में बंगाल के अपदस्थ नवाब जो कि मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ कौन से मुगल सम्राट शामिल थे? तो यहाँ से देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जा रही है। तो सही आंसर हमारा बनेगा शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट थे। और यहाँ पर कह सकते हैं कि ब्रिटिश सेना जो थी मतलब ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। और हेक्टर मुनरो का जो युद्ध हुआ वो तीनों की संयुक्त सेना के साथ हुआ, जिसमें बंगाल के नवाब थे मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे, साथ में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। तो ये कई बार प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि बक्सर का युद्ध हुआ कब था? 22-23 अक्टूबर 1764 को। नेक्स्ट हम प्रश्न पे आते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद लॉर्ड जो कि क्लाइव ने अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि की। इस संधि के तहत कंपनी को किन 3 प्रांतों में दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार स्थायी रूप से प्राप्त हुआ? तो इलाहाबाद की जो संधि होती है 1765 12 अगस्त 1765, इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो कि मिल जाती है रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट हमारा आता है अगला प्रश्न आता है कि बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में की थी। इस प्रशासनिक व्यवस्था को किस गवर्नर जनरल ने 1772 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया था? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान मैसूर के शासक हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। इस यह युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ तथा जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस कर दिया था? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा मद्रास की संधि के द्वारा प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध का समापन होता है। मद्रास में मंगलश्री, हमने ये ट्रिक आपको बताया था, मद्रास में मंगलश्री। अब ये ट्रिक जो होता है वो काम करता है किस तरह से, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला जो आपका एंग्लो मैसूर युद्ध होता है वो मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त होता है, दूसरा मंगलौर की संधि के द्वारा, और तीसरा जो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त होता है। तो ये तीनों याद रखिएगा।
फिर आता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की रक्षा करते हुए मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर के कौन सा वृक्ष लगाया था? तो स्वतंत्रता का वृक्ष हम यहाँ पे कह सकते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था, तो याद रहेगा टीपू सुल्तान ने। ठीक है, टीपू सुल्तान ने। अगला है कि लॉर्ड कर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, यानी परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। इस व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करने में किस राजस्व अधिकारी की भूमिका थी? तो करेक्ट बनेगा ऑप्शन बी, जॉन सॉर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के बड़े हिस्सों में थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा 1820 ईस्वी में कौन सी भूराजस्व व्यवस्था शुरू की गई थी जिसमें सीधे किसानों को कर वसूला जाता था? तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। उत्तर भारत और पंजाब के क्षेत्रों में 1882 में महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। इस राजस्व व्यवस्था में मुख्य योजनाकार कौन थे जिन्होंने पूरे गांव को कर निर्धारण की इकाई माना था? तो सी होगा हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी। भारत में प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा का जनक किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल को माना जाता है जिसने अधिकारियों के प्रशिक्षण और चयन की व्यवस्था में कई सुधार किए थे? तो करेक्ट होगा लॉर्ड कर्नवालिस को। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत पहली बार भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष कितने रुपए खर्च करने का प्रावधान जो कि ब्रिटिश संसद द्वारा किया गया था? ये ध्यान रखिएगा, 1813 का चार्टर एक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट होगा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए सालाना जो कि खर्च करना था। 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह शैक्षिक जो सुधार है वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लागू की गई थी? तो राइट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। पहला रेल जो है इन्हीं के समय में चला था, ये याद रखिएगा। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के लिए काफ़ी जो कि फेमस है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कार्य में उनका मुख्य सहयोग करने वाले डच जो कि यहाँ पे कह सकते हैं घड़ी साज कौन थे? तो राइट आंसर बनेगा डेविड हेयर, ऑप्शन ए, डेविड हेयर। नेक्स्ट है कि 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। इस सामाजिक सुधार को कानूनी रूप दिलाने में किस भारतीय मनीषी का सबसे बड़ा योगदान था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे जिन्होंने मथुरा में वेदों के शुद्ध अर्थ और वैदिक धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी? स्वामी विरजानंद, राइट, स्वामी विरजानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। इसका मुख्यालय बंगाल के किस स्थान पर स्थापित किया गया था जो आज भी इसका मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर बनेगा वेल्लूर, ठीक है, वेल्लूर। अगला है कि एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी जो बाद में 1916 में किस महान भारतीय नेता के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU बना? तो ये हम जानते हैं मदन मोहन मालवीय जी, ऑप्शन ए। दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत 1925 में किसके द्वारा की गई थी जिसका उद्देश्य था गैर ब्राह्मणों को समाज में समानता दिलाना था? तो राइट आंसर EV रामास्वामी नायकर, ठीक है, ऑप्शन सी। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है जिसने 1835 में प्रेस अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया था? चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन बी, चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट है कि बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवादी चेतना जगाने के लिए मराठा और केसरी समाचार पत्रों का संपादन किया। इसमें मराठा पत्र जो है वो किस भाषा में लिखा गया था? तो याद रखना है कि मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था जबकि केसरी मराठी भाषा में था। नेक्स्ट 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे, MG रनाडे, ऑप्शन ए। ब्रिटिश सरकार ने 1917 में शिक्षा में सुधार के लिए सैंडलर आयोग का गठन किया था। यह आयोग मुख्य रूप से किस विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन करने के लिए जो कि नियुक्त किया गया था? 1917। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, कलकत्ता विश्वविद्यालय। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1904 में नासिक में विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। यह संगठन इससे पूर्व 1899 में किस नाम से स्थापित की गई थी? तो ये मित्र मेला के नाम से स्थापित की गई थी, ऑप्शन ए। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1908 में मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की बग्घी पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था। इस घटना के बाद खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था?
तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे सही आंसर, उन्होंने स्वयं को गोली मार करके आत्महत्या कर ली थी, तो राइट आंसर बी हो जाता है। अगला सवाल है कि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत करने वाली अनुशीलन समिति की स्थापना मिदनापुर में 1902 में किसके नेतृत्व में की गई थी? तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? पी मित्रा। ठीक है, पी मित्रा ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की योजना को किस तिथि को पूरी तरह से प्रभावी किया था, जिसे पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? तो यहाँ पे करेक्ट होगा 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905। 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने भारत की पहली अस्थायी सरकार का गठन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर किया था? तो अफगानिस्तान में, ऑप्शन सी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सार्वजनिक भाषण 1916 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिए थे? तो यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी होगा। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया। मिल मालिकों और मजदूरों के बीच मुख्य विवाद किस भत्ते को लेकर के था? तो यहाँ पर कह सकते हैं फ्लैग बोनस, ऑप्शन डी। वर्ष 1919 में 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी। प्रांतीय विषयों को किन दो भागों में विभाजित किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा आरक्षित और हस्तांतरित विषय। आरक्षित और हस्तांतरित विषय। असहयोग आंदोलन के दौरान देश भर में कई राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई थी। इनमें से काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में वाराणसी में किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे होगा बाबू शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट है। सितंबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई थी। इस क्रांतिकारी संगठन के मुख्य संस्थापकों में सचिंद्रनाथ सन्याल के साथ कौन शामिल थे? तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, रामप्रसाद बिस्मिल। 9 अगस्त 1925 को हुए ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन डकैती कांड में क्रांतिकारी ने सहारनपुर जो कि सहारनपुर लखनऊ लाइन पर जा रही किस ट्रेन को रोक करके सरकारी खजाना लूटा था? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो कि सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। काकोरी कांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह को फांसी दे दी थी। इनमें से रामप्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन डी होगा, गोरखपुर जेल में। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के प्रयासों से सितंबर 1928 में दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में एक समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी। सैंडर्स की हत्या का मुख्य कारण क्या था? तो वह दिल्ली असेंबली बम कांड का मुख्य गवाह था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। उस समय असेंबली में किस महत्वपूर्ण और विवादित बिल पर बहस चल रही थी? तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि जेल में बंद क्रांतिकारियों ने राजनीतिक कैदियों पर दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक भूख हड़ताल की थी। इस भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को किस युवा क्रांतिकारी का निधन हो गया था? तो यहाँ पर होंगे जतीन दास, ऑप्शन डी। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन, मास्टर दा के नाम से इनको जाना जाता था, ये याद रखिएगा, का नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने चटगांव शस्त्रागार का धावा बोल करके हथियार लूट लिए। सूर्यसेन ने किस प्रांतीय क्रांतिकारी सेना का गठन किया था? तो यहाँ पे सही होगा इंडियन रिपब्लिक आर्मी, ऑप्शन ए इंडियन रिपब्लिक आर्मी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व करने वाले खान बहादुर गफर खान को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, बच्चा खान के नाम से भी इनको जाना जाता है। नवंबर 1931 में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी किस जहाज से लंदन पहुंचे थे और किंग्सले हॉल में ठहरे थे? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, ये SS राजपूताना। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था और प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन को समाप्त कर क्या व्यवस्था लागू की गई थी? तो यहाँ पर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी, ऑप्शन ई। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था।
इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो यहाँ पे देखिए 2-3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन ये आपका हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, और इस कमेटी के अध्यक्ष राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से रेडियो पर भारत की जनता को संबोधित किया था। उन्होंने आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो 1942 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, जिन्होंने 1942 में मल्यान में भारतीय युद्ध बंदियों को इकट्ठा करना शुरू किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, कैप्टन मोहन सिंह के मन में सबसे पहले ये आया था। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार का गठन कहाँ किया, जिसे जापान और जर्मनी ने मान्यता दी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर। वर्ष 1945 में आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले में ऐतिहासिक मुकदमा चलाया गया। इन अधिकारियों की पैरवी करने वाले वकीलों के समूह में मुख्य प्रवक्ता कौन थे? तो मुख्य प्रवक्ता के रूप में यहाँ पे भुल्ला भाई देसाई कह सकते हैं, ऑप्शन बी। 18 फरवरी 1946 को बंबई में शाही भारतीय नौसेना के नाविकों ने विद्रोह कर दिया था। यह विद्रोह किस युद्धपोत के नाविकों द्वारा नस्लीय भेदभाव और खराब भोजन के विरोध में किया गया? और ये वीवीआई प्रश्न रहेगा। HMIS जो कि तलवार, HMIS तलवार, ऑप्शन ए। भारत के विभाजन के समय पंजाब और बंगाल की सीमा जो कि निर्धारण के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक सीमा आयोग का गठन किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे जिनके पास भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का नाम रखा गया, मतलब जिनके नाम पर भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का नाम रखा गया? तो सिंपल सा है, हम रेड क्लिफ तो जानते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने किस वर्ष पुर्तगाली साम्राज्य की आधिकारिक राजधानी को कोचिन से बदल करके गोवा स्थानांतरित कर दिया था? तो यहाँ पे सही आंसर होगा 1530 ईस्वी में, ऑप्शन बी। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी, जबकि पश्चिमी तट पर उनकी पहली स्थायी कोठी 1613 में कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था, कह सकते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन बी, सूरत में। ठीक है, सूरत में, ऑप्शन बी। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ था। इसके तहत कितने पैगोडा वार्षिक कर देकर उन्हें गोलकुंडा के बंदरगाहों पर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी गई थी? तो 500 पैगोडा, ध्यान रखिएगा, 500 पैगोडा। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था और वहां एक किला बंद कोठी का निर्माण किया था। इस प्रसिद्ध किले का नाम क्या था? तो सेंट जॉर्ज कह सकते हैं, सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध मुख्य रूप से हैदराबाद और कर्नाटक के आंतरिक उत्तराधिकारी के विवाद के कारण हुआ था। इस युद्ध का जो है मतलब समापन की संधि के द्वारा हुआ। तो ध्यान रखेंगे पांडिचेरी की संधि। ठीक है, पांडिचेरी की संधि पहला हुआ था 1746 से 48 और दूसरा यहाँ पर देखने को मिलता है 1749 से 54 और तीसरा जो होता है थर्ड कर्नाटक युद्ध वो आपका 1756 से लेकर के 63 तक, जो कि सप्तवर्षीय युद्ध के रूप में भी हम जानते हैं। 20 जून 1756 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय कलकत्ता में ब्लैक होल ट्रेजेडी यानी काल कोठरी की घटना हुई थी। इस घटना का विवरण देने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन थे जो जीवित बचे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हॉलवेल। ठीक है, हॉलवेल यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है कि जनवरी 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच कौन सी संधि हुई थी जिसके तहत अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी करने और सिक्का ढालने का अधिकार दोबारा प्राप्त हुआ था? तो अलीनगर की संधि यहाँ पर की गई थी 1757 में। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान 1781 में पोर्टोनोवा के युद्ध में ब्रिटिश जनरल आयरकुट ने हैदर अली को पराजित किया था। यह युद्ध किस संधि के द्वारा 1784 में समाप्त माना जाता है? तो ये मंगलौर की संधि के द्वारा। ठीक है, द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुए तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध की समाप्ति 1792 में किस महत्वपूर्ण संधि के द्वारा हुई थी जिसके तहत टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था? तो ये आता है मंगलौर की संधि। ठीक, सॉरी, तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध हमने बताया था ना श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 82, ये 1777 में सूरत के संधि के द्वारा स्टार्ट हुआ था और सलबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। बस यहाँ पर सही आंसर हमारा ए हो जाता है। वार्न हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। महादजी सिंधिया की मध्यस्थता के कारण यह युद्ध 1782 में किस प्रसिद्ध संधि के साथ समाप्त हुआ? तो सलबाई की संधि के द्वारा।
द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान भोसले ने अंग्रेजों के साथ हारने के बाद 1803 में कौन सी संधि की जिसके तहत उन्हें कटक और बालासोर का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया था? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, देवगांव की संधि, ऑप्शन। पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे जिसने पंजाब के राजनीतिक एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा सुकर चकिया मिसल, ऑप्शन बी। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है कि 25 अप्रैल 1809 को महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों यानी लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकॉफ के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। इस संधि द्वारा किस नदी को दोनों राज्यों की सीमा माना गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये आपका सतलज नदी बिल्कुल करेक्ट होगा, सतलज नदी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद मार्च 1846 में सिखों और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई जिसके तहत डलहौजी ने सिखों पर भारी जुर्माना लगाया और कश्मीर का क्षेत्र गुलाब सिंह को बेच दिया था? तो यहाँ पर लाहौर की संधि याद रखिएगा, मार्च 1886 लाहौर की संधि। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में कलकत्ता में की थी। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य प्रशासनिक उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य प्रशासनिक उद्देश्य ब्रिटिश नागरिक अधिकारियों को भारतीय भाषाओं और संस्कृति का प्रशिक्षण देना। बंगाल में सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया था। इस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे जिन्होंने बंगाली गद्य के विकास में योगदान दिया? तो ये अक्षय कुमार दत्त, ठीक है, अक्षय कुमार दत्त। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट यानी यहाँ पे कह सकते हैं ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी रखे थे? तो यहाँ पर 14 वर्ष, ऑप्शन बी। बंबई में 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम इसके मुख्य संपादकों में आत्माराम पांडुरंग के साथ कौन से प्रसिद्ध विचारक शामिल थे? तो करेक्ट होगा महादेव गोविंद रनाडे, एमजी रनाडे, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है जिन्होंने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महाराष्ट्र में बौद्धिक और सामाजिक सुधारों का नेतृत्व किया था और जाति प्रथा पर कड़ा प्रभाव किया? तो लोकहितवादी के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? गोपाल हरि देशमुख, ठीक है, गोपाल हरि देशमुख। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध सामाजिक सुधारक कुंडुकुरी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, केवी पंतुलु हम कह सकते हैं, केवी पंतुलु ने किस क्षेत्र में मुख्य रूप से कार्य किया था? उन्हें आंध्र प्रदेश का पुनर्जागरण का दूत के रूप में कहा जाता है। आंध्र प्रदेश का पुनर्जागरण दूत कहा जाता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा, ठीक है। 1906 में बंबई में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी यानी अस्पृश्यता निवारण संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई ताकि दलितों की शिक्षा और सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वी.आर. सिंधे, विठल रामजी सिंधे के द्वारा। इंपॉर्टेंट रहेगा। 1924 में बंबई में बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। इस सभा का मुख्य नारा या फिर उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो बनेगा वो है शिक्षित बनो, आंदोलित बनो और संगठित बनो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1932 में महात्मा गांधी ने अछूतों के उत्थान के लिए अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। इस संघ के प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है, घनश्याम दास बिड़ला। देवबंद आंदोलन की शुरुआत 1866 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान से हुई थी। इस इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन के मुख्य प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो ये हो जाएंगे मोहम्मद कासिम नानौतवी और रशीद अहमद गंगोही। यहाँ पर ऑप्शन ए को बस ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में पंजाब के गुरुदासपुर जिले से किस आंदोलन की शुरुआत की थी जिसमें उन्होंने खुद को मसीह और कृष्ण का अवतार घोषित किया था? तो यहाँ पे हमारा होगा अहमदिया आंदोलन, ध्यान रखिएगा। 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा पारित आर्म्स एक्ट यानी भारतीय शस्त्र अधिनियम का मुख्य प्रावधान क्या था जिसके कारण भारतीयों में भारी असंतोष पैदा हुआ था? तो राइट आंसर बन जाएगा बिना लाइसेंस से के भारतीयों द्वारा हथियार रखने और व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया। कांग्रेस के गठन से पूर्व 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन भारत संघ की स्थापना सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी।
इस संस्था ने किस मुख्य प्रशासनिक सुधार के लिए बड़ा आंदोलन चलाया था? यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। ये एकदम वीवीआई पॉइंट रहने वाला है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस संस्था ने किस मुख्य प्रशासनिक सुधार के लिए बड़ा आंदोलन चलाया था? तो यहाँ पर सिविल सेवा परीक्षा की आयु घटाने के विरोध में, ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामकरण का श्रेय किसे जाता है जिन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखने का सुझाव दिया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें सबसे अधिक प्रतिनिधि किस प्रेसिडेंसी या फिर प्रांत से शामिल हुए थे? तो यहाँ पर बम्बई प्रेसिडेंसी से। 1889 में कांग्रेस का एक अधिवेशन लंदन में ब्रिटिश जनता को भारतीय मांगों के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजित किया गया था। वहां कांग्रेस की सहायता के लिए गठित ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा विलियम डिग्बी, ठीक है, विलियम डिग्बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया? राइट आंसर 1896 कलकत्ता अधिवेशन। 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने सरकार की किस मुख्य नीति की तीव्र आलोचना की थी और स्वदेशी का समर्थन किया था? तो राइट आंसर बनेगा बंगाल का विभाजन और कर्जन की दमनकारी नीतियों के बारे में। राइट। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। यह स्वराज शब्द मुख्य रूप से किससे प्रेरित था? तो ये प्रेरित था स्वशासी उपनिवेश, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि 1909 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें पार्लियामेंटो सुधार के तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली का कड़ा विरोध किया गया था? तो यहाँ होगा मदन मोहन मालवीय जी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि दिसंबर 1911 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए होगा विशन नारायण धर, ठीक है, विशन नारायण धर। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। उनके लीग का प्रभाव मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में था? तो यहाँ पर महाराष्ट्र यानी बंबई को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार। तो राइट आंसर बी हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि एनी बेसेंट की होम रूल लीग का मुख्यालय जो अड़ियार था, मद्रास में था। उनकी लीग के संगठन को मजबूत करने और सचिव के रूप में कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो ये प्रश्न सही आंसर बनेगा जॉर्ज अरुंडेल, ऑप्शन अरुंडेल यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए भारतीयों के अधिकारों के भारतीयों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 1904 में किस प्रसिद्ध आश्रम की स्थापना की थी? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा, जो कि फिनिक्स सेटलमेंट यानी फिनिक्स आश्रम, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, करेक्ट हो जाएगा बी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी और वहां से एक समाचार पत्र निकाला था। उस पत्रिका का नाम क्या था जो कि कई भाषाओं में छपते थे? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा बनेगा जो कि इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद और जेवी कृपलानी के अलावा कौन से अन्य प्रमुख नेता शामिल थे जिन्होंने तिनकटिया प्रणाली का विरोध किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा मजरूल हक और नरहरि पारिक शामिल थे राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में अकाल पड़ने के बावजूद सरकार द्वारा लगान वसूली के विरोध में गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया। इस आंदोलन में गांधी जी की मुख्य सहयोगी कौन थे? तो मुख्य सहयोगी के रूप में वल्लभ भाई पटेल को टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधुओं ने की थी। गांधी जी को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष किस शहर में आयोजित सम्मेलन में चुना गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा जो कि ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल आता है कि सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया गया था। इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी सितंबर 1920 में? तो ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय, राइट आंसर ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा का बहिष्कार करने वाले छात्रों के लिए स्थापित बिहार विद्यापीठ 1921 के प्रथम कुलाधिपति कौन बनाए गए थे? तो
तो यहाँ पे हमारा बनेगा राइट आंसर मजरूल हक, ठीक है, ऑप्शन बी। स्वराज पार्टी ने 1923 के केंद्रीय विधान परिषद के चुनावों में हिस्सा लिया था और 1925 में स्वराज पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता क्या थी जब उनका एक सदस्य असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं विठुल भाई पटेल का केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाना। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रियासतों और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों को सुधारने के लिए बटलर कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी का आधिकारिक नाम क्या था? तो ध्यान रखेंगे इस कमेटी का आधिकारिक नाम कह सकते हैं जो कि भारतीय यहाँ पर राज्य समिति, ठीक है, इंडियन स्टेट कमेटी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। लगान में की गई कितने प्रतिशत की अनुचित वृद्धि के विरोध में यह सफल किसान आंदोलन चलाया गया था? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा 22%, ठीक है, ऑप्शन ए 22%। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित एक तटीय गांव था? तो ये आपका कह सकते हैं नवसारी जिला, ठीक है, नवसारी जिला, ऑप्शन ए। 12 मार्च को इन्होंने स्टार्ट किया था, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समापन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बंबई के पास स्थित कह सकते हैं यहाँ पर धरासना नमक डिपो पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शांतिपूर्ण धावे का जो सजीव विवरण किस अमेरिकी पत्रकार ने पूरी दुनिया के सामने रखा था? तो ये हो जाएगा आपका वेब मिलर, ठीक है, वेब मिलर, ऑप्शन ए। उत्तर पूर्व भारत के मणिपुर क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान विद्रोह का नेतृत्व करने वाली नागा जनजाति की 13 वर्षीय जो यहाँ पर कह सकते हैं बालिका नागालैंड की रानी गैडेनियो को रानी की उपाधि किसने दी थी? तो ये रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। सितंबर से दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुख्य राजनीतिक मुद्दे पर आम सहमति न बन पाने के कारण पूरी तरह से असफल रहा था? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट बनेगा जो कि ऑप्शन ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। पुणे समझौते के तहत, पुणे समझौता 1932 में हुआ, इसके तहत प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई थी? 71 से बढ़ा करके इनकी संख्या 147 कर दी गई थी। ऑप्शन ए होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, याद रखेंगे। 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद जब कांग्रेसी सरकार ने काम करना शुरू किया तब उन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं की बहाली के लिए राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया। और किस प्रांत में बंदियों की रिहाई को लेकर के संकट पैदा हो गया था? यहाँ पर हम कहेंगे जो कि बिहार और संयुक्त प्रांत, ठीक है, बिहार और संयुक्त प्रांत, ऑप्शन डी। अक्टूबर 1940 में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। पवनार आश्रम से शुरू हुए इस आंदोलन के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। तो बताना है कि दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न में करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। यानी इस प्रश्न में 2-3 चीजें पूछ जाती है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ? अक्टूबर 1940, ठीक। किसने स्टार्ट किया? महात्मा गांधी जी ने। पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे पटेल। कहाँ से शुरू हुआ? पवनार आश्रम से शुरू हुआ। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। देख सकते हो एक प्रश्न से आपको 5 करीब प्रश्न देखने को मिला। तो इस तरह से सभी चीजों को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है कि मार्च 1942 में आई क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेस वार्ताकार कौन थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के प्रावधान प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा यहाँ पर की थी? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद, ठीक है, ए को टिक करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या फिर मरो का नारा देने वाले महात्मा गांधी के इस प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को कहां आयोजित बैठक में अपनी मंजूरी दी थी? तो राइट आंसर क्या बन जाता है? ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, वर्धा में, ठीक है, वर्धा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो का संचालन कर राष्ट्रीय चेतना को जगाए रखने के लिए किस महिला नेता की मुख्य भूमिका जो कि गुप्त रूप से प्रसारण करती रही? तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा? उषा मेहता, ठीक है, याद रखिएगा उषा मेहता जो थी वो एक तरह से गुप्त रूप से रेडियो का संचालन करती थी। ऑप्शन ए करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा जो कि महाराष्ट्र में बनी समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। इसके मुख्य नेताओं में वाईवी जो चौहान है के साथ कौन शामिल थे?
तो राइट बनेगा ऑप्शन ए, नाना पाटिल। नेक्स्ट आता है कि 1945 के शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग के इस हट के कारण गतिरोध पैदा हुआ कि वायसराय की परिषद में शामिल होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन केवल मुस्लिम लीग करेगी। इस हट का पुरजोर विरोध किसने किया था? तो इसका विरोध किया गया था अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा। राइट आंसर ए होगा, अबुल कलाम आजाद। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ये तो हम जानते हैं, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को। इसमें जवाहरलाल नेहरू को कौन सा पद दिया गया था? तो इन्हें मिला था कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष तथा विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंधी मंत्री थे ये, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग बाद में अक्टूबर 1946 में शामिल होती है। मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि लियाकत अली खान को अंतरिम कैबिनेट में कौन सा महत्वपूर्ण विभाग सौंपा गया था? तो इन्हें वित्त विभाग संभालने को दिया गया था, ऑप्शन सी, वित्त विभाग। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। तो ये डेट याद रखेंगे, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। इसके कारण भीषण सांप्रदायिक दंगे सबसे पहले किस शहर में भड़के थे? तो सबसे पहले यहाँ पर कलकत्ता, ऑप्शन ए। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को किस तिथि को शाही स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके बाद भारत का विभाजन निश्चित हुआ? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947 स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने थे, जबकि स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? देखो काफी अच्छा सवाल। तो यहाँ पे कह सकते हैं भारतीय जब लगाया है तो श्री राजगोपालचारी कहेंगे, ऑप्शन ए। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। भारत में पुर्तगालियों द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये पहला स्थापित किया गया था गोवा के अंतर्गत, ठीक है, गोवा। डचों की भारत में व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता या फिर संयुक्त पूंजी पर आधारित थी। डचों को भारत से पूरी तरह निष्कासित करने वाला प्रसिद्ध वेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1759 ईस्वी में, ठीक है, 1759 में। अगला है कि 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आए थे। वे जहांगीर से किस स्थान पर मिले थे जहां सम्राट शिकार पर थे? तो यहाँ पर हमारा एक तरह से सही आंसर बनेगा, जो कि हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, अजमेर, ठीक है, अजमेर में। मुंबई नगर की स्थापना करने वाले और इसके प्रथम ब्रिटिश गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले अधिकारी कौन थे जिन्होंने मुंबई के विकास की नींव रखी थी? तो हम जानते हैं गेराल्ड अंगियार, ठीक है, गेराल्ड अंगियार। कर्नाटक का तृतीय युद्ध यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। देखिए 56 से 63 तक, 7 वर्षों तक। यह युद्ध 1763 में किस वैश्विक संधि के द्वारा समाप्त हुआ, जिसके बाद फ्रांसीसियों की भारत में सैन्य पूरी तरह से नष्ट हो जाती है? तो कह सकते हैं करेक्ट आंसर बनेगा पेरिस की संधि, ठीक है, पेरिस की संधि के द्वारा। राइट, पहला एला सापल की संधि था, दूसरा हमारा जो होता है वो आपको याद रखना पांडिचेरी की संधि के द्वारा, और तीसरा पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त होता है। प्लासी के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था जो दिल्ली की गद्दी पर नामात्र का सम्राट बना हुआ था? तो राइट आंसर अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, ठीक है, आलमगीर द्वितीय। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई। इस संधि के तहत अवध के नवाब ने कंपनी को कौन से 2 जिले सौंप दिए थे जो मुगल सम्राट को दिए जाने थे? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, कड़ा और इलाहाबाद, कड़ा और इलाहाबाद। वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसे की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं मुस्लिम कानून और संबंधी विषयों के अध्ययन को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। ये तो प्रश्न आपको अच्छे से याद रखना है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना का मुख्य लक्ष्य क्या था, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, एशियाई और भारतीय इतिहास, पुरातत्व और साहित्य का अध्ययन एवं अनुवाद करना। ऑप्शन ए करेक्ट है। सर जॉन शोर ने अपनी गवर्नर जनरल के कार्यकाल 1793 से 98 के दौरान मराठों और निजाम के बीच हुए विवादों के प्रति कौन सी नीति अपनाई थी जिसके लिए वे जाने जाते हैं? तो सर जॉन शोर की अगर हम बात करें तो अहस्तक्षेप की नीति कह सकते हैं, ऑप्शन डी। लॉर्ड कर्नवालिस ने अपनी प्रशासनिक न्याय व्यवस्था के तहत 1793 में कर्नवालिस कोड तैयार किया था। यह कोड मुख्य रूप से किस कानूनी सिद्धांत पर आधारित था?
तो यहाँ पे होगा शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, शक्तियों के पृथक्करण। भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूरे भारत में सबसे पहले मद्रास के किस जिले में थॉमस मुंडो द्वारा प्रयोगात्मक रूप से लागू किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, बारामहल जिला, मद्रास के बारामहल जिला। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत में होने वाले कच्चे माल के निर्यात और ब्रिटेन से आने वाले तैयार माल के आयात के कारण भारतीय पारंपरिक कुटीर उद्योगों के विनाश को अर्थशास्त्रियों ने क्या नाम दिया था? तो इसको दिया गया था नाम विऔद्योगीकरण, ठीक है, विऔद्योगीकरण का नाम दिया गया था। राजा राम मोहन राय ने धार्मिक सुधारों के क्रम में एकेश्वरवादियों का उपहार यानी गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट नामक पुस्तक लिखी थी। यह प्रसिद्ध पुस्तक उन्होंने मूल रूप से किस भाषा में लिखा था? तो ये फारसी भाषा में लिखा गया था, ऑप्शन ए। केशव चंद्र सेन के सांगठनिक मतभेदों के कारण 1866 में ब्रह्म समाज में पहला विभाजन होता है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले जो कि कह सकते हैं धड़े को भारतीय ब्रह्म समाज कहा गया, जबकि देवेंद्र ठाकुर के धड़े का नाम क्या था? तो यहाँ पर हम एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहला तो ब्रह्म समाज में पहला फूट 1866 में पड़ता है, और जो जिसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया उसे भारतीय ब्रह्म समाज कहा गया, और देवेंद्र ठाकुर ने जिसका नेतृत्व संभाला उसे हम लोग आदि ब्रह्म समाज कहते हैं, ठीक है, आदि ब्रह्म समाज। अगला सवाल आता है कि 1878 के केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह कुछ बिहार के राजा वैदिक रीति के खिलाफ करने के कारण ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन होता है। इसके बाद आनंद मोहन बोस ने किस समाज की स्थापना की थी? तो इन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया, ऑप्शन सी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के प्रचार के लिए पंजाब और उत्तर भारत में काम किया। उन्होंने समाज में शुद्धि आंदोलन चलाया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गैर हिंदू बने लोगों को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाना, ऑप्शन ए। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो व्याख्यान के बाद अमेरिका में वेदांत दर्शन के प्रचार के लिए किस शहर में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी? तो यहाँ पर कह सकते हैं न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क करेक्ट होगा। अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता सर सैयद अहमद खान ने रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए फारसी और उर्दू में सुधारवादी विचार लिखे। उनके द्वारा निकाली गई प्रसिद्ध पत्रिका का नाम क्या था? तो यहाँ पे कह सकते हैं तहजीब उल अखलाक यानी सभ्यता और नैतिकता, ऑप्शन ए। 19वीं सदी के महान पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मलबारी के प्रयासों से 1891 में सम्मति आयु अधिनियम यानी एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ। इसके तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी तय की गई? तो यहाँ पर 12 वर्ष ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है कि लॉर्ड रिपन ने 1882 में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने के लिए हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने मुख्य रूप से किस शिक्षा के विकास पर जोर दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, प्राथमिक और स्थानीय भाषा में शिक्षा के लिए, ठीक है। हंटर जो शिक्षा आयोग था एक तरह से प्राथमिक और माध्यमिक स्थानीय शिक्षा में विकास के लिए। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत को कांग्रेस के किस वर्ष के वार्षिक अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की नीति के रूप में स्वीकार कराया था? तो यहाँ पे कह सकते हैं 1896, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1906 में किया गया, ऑप्शन ए। 1907 में जब मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ, तब उसके अगले वर्ष 1908 में अमृतसर अधिवेशन में लीग ने ब्रिटिश सरकार से किस मुख्य राजनीतिक रियासत की मांग की थी? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। 1907 के कांग्रेस के सूरत विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने गर्म दलीय नेताओं का कड़ा दमन किया और बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर 6 वर्ष की आयु में किस जेल में भेजा गया था? मतलब 6 वर्ष के लिए किस जेल में भेजा गया था? तो यहाँ पे मांडले जेल, वर्मा, ऑप्शन सी। 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर अखबार निकाला था। यह अखबार सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुआ था और बाद में अन्य भाषाओं में छपा? तो सबसे पहले ये जो है कह सकते हैं एक तरह से उर्दू भाषा में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट आता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग के प्रचार के लिए 2 अखबारों का सहारा लिया। उसमें से एक न्यू इंडिया पूर्व में किस नाम से प्रकाशित होने वाला दैनिक पत्र था जिसे उन्होंने खरीदा था? मतलब न्यू इंडिया पहले किस नाम से प्रकाशित होता था जिसे उन्होंने खरीदा था? तो मद्रास स्टैंडर्ड्स के नाम से, ऑप्शन ए। 1916
कि कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ पैक्ट को तैयार करने में कांग्रेस की ओर से बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग की ओर से किस मुख्य नेता ने कूटनीतिक भूमिका निभाई थी? तो यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी होगा। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ अपना पहला सत्याग्रह किस वर्ष किया था, जो उनके जीवन का पहला जो कि बड़ा सत्याग्रह माना जाता है? तो 1906 में, ऑप्शन ए। चंपारण के किसानों से यूरोपीय नील बगान मालिकों ने एक अनुबंध कराया था जिसके तहत भूमि के 3/20 यानी 3 कठिया भाग प्रथा जिसे हम जानते थे, 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य थी। इस शोषणकारी पद्धति को क्या नाम दिया गया था? 3 कठिया पद्धति, ऑप्शन ए। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल और सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करने के लिए गांधी जी ने किस संस्था की स्थापना बंबई में की थी? तो इसका सही आंसर हमारा निकल कर के आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी जो कि सत्याग्रह सभा। ठीक है, सत्याग्रह सभा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारणों की जांच के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में अपनी एक गैर कांग्रेसी जांच समिति बनाई थी। इस समिति के प्रतिवेदन यानी ड्राफ्ट रिपोर्टर राइटर कौन थे? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की बड़े पैमाने पर होली जलाई गई। किस भारतीय विचारक ने इसे बर्बादी को निष्ठुर बर्बादी कहकर के गांधी जी की नीति की आलोचना की थी? तो वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन ए। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के प्रस्ताव को कांग्रेस महासमिति ने फरवरी 1922 में बारडोली की बैठक में स्वीकार किया। इस स्थगन के विरोध में सुभाष चंद्र बोस ने इसे क्या कहा था? तो यहाँ पर राष्ट्रीय संकट, ऑप्शन ए। स्वराज पार्टी के नेताओं ने विधान परिषद में जाकर अवरोध की नीति अपनाई। स्वराज पार्टी के सह संस्थापक चित्तरंजन दास का निधन किस वर्ष हो गया, जिसके बाद पार्टी का प्रभाव कमजोर पड़ने लगा था? तो ये कह सकते हैं 1925 में, ऑप्शन बी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट के विरोध में और मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने केंद्रीय असेंबली में कितनी सूत्री मांग जो कि प्रस्तुत किया था? तो ये 14 सूत्री मांग को प्रस्तुत किया गया था, ऑप्शन ए होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने यंग इंडिया के माध्यम से एक मांग पत्र भेजा था। यह मांग पत्र कितने सूत्री मांगों पर आधारित था? तो ध्यान रखेंगे, ये कहेंगे 11 सूत्री मांगों पर आधारित था, ऑप्शन ए होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार यानी ईश्वर के सेवक संगठन की स्थापना खान बहादुर खान यानी खान अब्दुल गफार खान ने की थी। इस संगठन के स्वयं सेवक किस रंग के कपड़े पहनते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रंग। लाल कुर्ती सेना का आप तो पता ही है, लाल कुर्ती सेना का गठन भी इन्होंने ही किया था, जिन्हें हम लोग फ्रंटियर गांधी, बच्चा खां के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है कि सितंबर 1932 में गांधी जी और वी.आर. अम्बेडकर के बीच पूना समझौता पर गांधी जी की ओर से किसने हस्ताक्षर किया था? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्योंकि उस समय गांधी जी जो कि जेल में थे, तो गांधी जी की तरफ से हस्ताक्षर किया गया था मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट है। 1934 में गठित कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रथम महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। इस प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी इसके प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे जिन्होंने समाजवादी दर्शन की व्याख्या की थी? तो ऑप्शन ए होगा आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन ए करेक्ट है, इंपॉर्टेंट रहेगा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद उत्पन्न हुए संकट के समाधान के रूप में कांग्रेस कार्य समिति ने किसे कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया था? तो राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद होगा, ऑप्शन बी। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। उन्होंने सैनिकों को जोश जगाने के लिए कौन सा अमर राष्ट्रीय नारा दिया था? तो इन्होंने नारा दिया था जय हिंद का, ठीक है, जय हिंद का। 1945 में आजाद हिंद फौज के पकड़े गए सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चलाया। वायसराय लॉर्ड वेवेल ने इस मामले में जन भावनाओं को देखते हुए अपने किस विशेष अधिकार का जो कि प्रयोग किया था? तो करेक्ट होगा ऑप्शन डी, क्षमादान के विशेषाधिकार द्वारा सजा माफ करना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि फरवरी 1946 में हुए शाही नौसेना विद्रोह को शांत करने और नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए राजी करने में किन दो राष्ट्रीय नेताओं की मुख्य मध्यस्थ भूमिका रही थी? ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल आता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली द्वारा 1946 में भेजे गए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे जो उस समय ब्रिटिश कैबिनेट में भारत सचिव के रूप पद पर थे? तो ऑप्शन ए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस महत्वपूर्ण मंत्रालय का कार्यभार दिया गया था?
आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि अंतरिम सरकार का गठन जो है वो कब किया गया था, डेट के साथ बताइए। एक्चुअली यहाँ तो 1946 लिखा गया, तो डेट के साथ आपको बताना। तो यहाँ पे देखिए राजेंद्र प्रसाद जी को जो विभाग दिया गया था वो कह सकते हैं खाद्य और कृषि मंत्रालय, ऑप्शन ए। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इस बैठक में किसी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था क्योंकि वे सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था और 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को वापस से जब बैठक होती है तो वहां पर स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के गतिरोध को समाप्त करने के लिए अपनी योजना बनाई। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक किस तिथि को पेश किया गया था? तो यहाँ पे सही होगा 4 जुलाई 1947। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटिश भारत के विभाजन के तहत पंजाब और बंगाल में बड़े पैमाने पर दंगे हो रहे थे। महात्मा गांधी उस समय दंगे को शांत करने के लिए कहाँ ठहरे हुए थे? तो ये होगा नोआखली, बंगाल, ऑप्शन ए। आधुनिक भारत के इतिहास में थ्री पी यानी प्रोटेस्ट, प्रेयर और पिटीशन, विरोध, प्रार्थना और याचिका की राजनीति करने का आरोप गर्म दलीय नेताओं ने किस पर लगाया था? तो ये लगाया गया था यहाँ पर नरम दलीय राष्ट्रवादियों पर, ऑप्शन बी हो जाए, मतलब ऑप्शन ए होगा। अगला है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल में हुए प्रसिद्ध सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था जिसके सामाजिक प्रभाव जो कि बहुत गहरे थे? तो करेक्ट होगा ऑप्शन बी, तीर्थयात्रियों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और अकाल सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट है 1855-56 के संथाल परगना के क्षेत्र में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। यह विद्रोह मुख्य रूप से किसके आर्थिक शोषण के खिलाफ एक सशस्त्र क्रांति थी? तो कह सकते हैं ऑप्शन यहाँ पर बी, क्योंकि डीको, जो कि डीको इससे कहा जाता था बाहरी साहूकारों जमींदारों को कहते थे, और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ। छोटा नागपुर क्षेत्र में 1899 से 1900 में हुए मुंडा जो कि उलगुलान विद्रोह, महान विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। तो बिरसा मुंडा ने अपने धार्मिक विचारों में किस उपासना पर सबसे अधिक जो कि बल दिया था? करेक्ट आंसर होगा सिंहपोंगा, एकेश्वरवाद, सिंहपोंगा की पूजा, ऑप्शन ए। 1921 में केरल के मालाबार तट पर हुआ मुवला विद्रोह मुख्य रूप से क्या था जो बाद में सांप्रदायिक रंग में बदल गया? तो ये कह सकते हैं करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन ए, मुस्लिम काश्तकारों का हिंदू जमींदारों और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ आंदोलन। तो अली मुस्लियार इसके नेता थे, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। मुवला विद्रोह, कुका आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के मध्य में पंजाब में हुई थी। इस आंदोलन को एक राजनीतिक और सशस्त्र आंदोलन के रूप में बदलने का श्रेय किसे जाता है जिन्हें अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित कर दिया था? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, बाबा राम सिंह। नील दर्पण नामक प्रसिद्ध नाटक के खिलाफ नहीं, लेखक, ठीक है, नील दर्पण नामक प्रसिद्ध नाटक के लेखक दीनबंधु मित्र थे। इस नाटक में बंगाल के किस ऐतिहासिक किसान आंदोलन के दौरान नील उत्पादकों के अत्याचारों का सजीव चित्रण किया गया है? तो यहाँ पे कह सकते हैं नील विद्रोह, ठीक है, नील विद्रोह, ऑप्शन बी सही होगा। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 में, ये याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट कह रहा है कि 1875 में महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिलों में हुए दक्कन विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था जिसने किसानों को हिंसा के लिए मजबूर किया? तो ये कह सकते हैं करेक्ट होगा कि मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों द्वारा साहूकारी पास और अत्यधिक ब्याज दर, ऑप्शन डी। अवध के क्षेत्रों में 1921-22 में हुआ एका आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसानों द्वारा क्या प्रतिज्ञा करना था? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, निर्धारित लगान से अधिक न देना और बेदखली का विरोध करना, ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल बनता है कि 1946 में बंगाल में हुआ तेभागा आंदोलन किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया था। बटाईदारों का मुख्य मांग फसल का कितना भाग अपने पास रखने की थी? तो ये कह सकते हैं ऑप्शन सी, फसल का 2/3 भाग, ठीक है, 2/3 भाग। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये है कि आधुनिक भारत के इतिहास में थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिसमें विभाजन के सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं का गंभीर विश्लेषण स्वतंत्रता से पूर्व ही किया गया था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ये हो जाएगा सही आंसर। तो देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर हमने 250 इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको कराए हैं
उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करके जाएं। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि इस तरह की और वीडियो आपको मिल सके। ये हमारा हिस्ट्री था। अगर आपको और भी सब्जेक्ट के चाहिए तो आप फटाफट नीचे कमेंट करो, हम बाकी सब्जेक्ट पर भी इसी तरह से 200-300 का महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फटाफट नीचे कमेंट करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ये पीडीएफ जो है हम आपको अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, तो जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।